फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल गुंजन ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम टेक्सटाइल से संबंधित 20 नए क्वेश्चंस के साथ आए हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र की लघुत्तम इकाई कौन सी है? वस्त्र की लघुत्तम इकाई कौन सी है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किससे संबंधित होता है? रेशा। रेशा पहली कड़ी होती है वस्त्र को बनाने के लिए। तो वस्त्र की लघुत्तम इकाई किसी मानी जाती है? रेशा को मानी जाती है। दूसरा है वस्त्रों का महत्व। वस्त्रों का महत्व किन किन क्षेत्रों में बढ़ जाता है या किन क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है? तो वस्त्रों का महत्व किन क्षेत्रों में होता है? जैसे फंक्शन हो गया, उसमें भी वस्त्र चाहिए। सामाजिक प्रोग्राम हो गया, उसमें भी चाहिए। फेस्टिवल वगैरह हो गया, उसमें भी चाहिए। तो कपड़ों का महत्व मतलब हम क्या पहने हैं क्या नहीं पहने, इनका महत्व किन क्षेत्रों में नहीं रहता? तो वस्त्रों का महत्व कहाँ खत्म हो जाता है? भूकंप के क्षेत्रों में। जहाँ भूकंप आया रहता है वहां पर जैसे कि वस्त्रों का इतना कोई ध्यान नहीं देता कि कहाँ पे क्या पहनना है। अगला है हमारा, 120 सेंटीमीटर का साधारण बुना हुआ वस्त्र क्या कहलाता है? 120 सेंटीमीटर का साधारण बुना हुआ वस्त्र क्या कहलाता है? कैलिको कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 120 सेंटीमीटर का साधारण बुना हुआ वस्त्र कैलिको कहलाता है। अगला है हमारा, रेशों में धूल, कण, बीज, पत्ते, अशुद्धियां किसके द्वारा निकाली जाती हैं? जब रेशे आ जाते हैं उठने के बाद और उन पे जो गंदगी रह जाती है तो वो किसके द्वारा, जब फैक्ट्री में भेजी जाती है तो वो किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? धुनाई के द्वारा उनकी अशुद्धियां निकाली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र पर लहरदार नमूने अंकित करना क्या कहलाता है? वस्त्र पर लहरदार नमूने अंकित करना क्या कहलाता है? तो मोयरिंग कहलाता है। वस्त्र पर लहरदार नमूने अंकित करना मोयरिंग कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला है हमारा, वस्त्र को धोने से पूर्व पानी में फुलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम वस्त्र को धोने से पहले कुछ देर के लिए जो पानी में वस्त्र को धोने से पहले जो कुछ देर के लिए उसको पानी में डिटर्जेंट के साथ भिगोते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विंचन प्रक्रिया कहते हैं। या वस्त्र बनाने जब हम रेशों से उसका वस्त्र बनाया जाता है तो भी उसको कुछ देर के लिए फुलाने के लिए छोड़ा जाता है कि जिससे रेशे सीधे हो जाए। अगला है हमारा, वस्त्र की सतही दोषों को छिपाने की विधि को क्या कह सकते हैं? मीन्स जो वस्त्र होते हैं उनका जो भूमि होती है, जो पूरा वस्त्र तैयार किया जाता है उसके लिए कह रहे हैं कि सतही दोषों को, मतलब जो वस्त्र होते हैं उन पर डिजाइन करने से पहले या उनको बनाने से पहले जो उनकी कमियां होती हैं उनको छुपाने के लिए क्या किया जाता है? साइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। अगला है हमारा, वस्त्र पर उभरा हुआ नमूना क्या कहलाता है? जो उस पर डिजाइन किया जाता है तो उस पर जो नमूना बनाया जाता है तो वस्त्र पर जो उभरा हुआ नमूना क्या कहलाता है? एम्बोसिंग कहलाता है। अगला है हमारा, रेशों से संबंधित सही अनुक्रम है। रेशों से संबंधित की मतलब पहले क्या बनता है? रेशा से रेशे से पहले सूत बनता है या पहले वस्त्र बनता है? तो ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें कौन सा है? रेशों से संबंधित सही अनुक्रम है कौन सा? रेशे से सूत या धागा बनता है, धागा से या सूत से वस्त्र बनता है और वस्त्र से लास्ट में परिधान बनता है। उसके बाद उस पर डिजाइन वगैरह तैयार होती है, नहीं तो वैसे ही बनता है सब। अगला है हमारा, लंबाई की दृष्टि से रेशे का प्रकार कौन सा है? तो लंबाई की दृष्टि से कौन सा है रेशे का प्रकार है? सबसे लंबा रेशा कौन सा है? पॉलीमर कहा जाता है। अगला है हमारा, पॉलिस्टर रेशे के निर्माण के आधारभूत तत्वों में कौन सा तत्व शामिल है? अब पॉलिस्टर के रेशे के निर्माण में मतलब पॉलिस्टर बनाने के लिए आधारभूत जो मेन होते हैं, जो उनके तत्व होते हैं उनमें कौन सा तत्व शामिल रहता है? कौन कौन सा? तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों ही पॉलिस्टर रेशे के निर्माण में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह मानव निर्मित रेशा है जिसके निर्माण में लकड़ी या बांस की लुगदी, मतलब उसका जो मिक्स भूरा रहता है, लुगदी तथा रसायनों की सहायता से कपास के घोल का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा रेशा बनता है? रेयॉन।
रेयान क्या है? कृत्रिम रेशा है, जिसमें क्या किया जाता है कि पहले कह रहा हूँ मानव निर्मित रेशा भी है, जिसके निर्माण में लकड़ी की लुगदी या बांस की लुगदी तथा रसायनों की सहायता से कपास के घोल का प्रयोग भी किया जाता है। तो क्या बनता है? रेयान। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब अणु एक दूसरे के समानांतर तथा तंतु के लंबवत अक्ष से जुड़े रहते हैं तब उनको कहा जाता है। जब अणु एक दूसरे के समानांतर तथा तंतु के लंबवत अक्ष से जुड़े रहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ओरिएंटेड फाइबर कहलाते हैं। अगला है हमारा, वस्त्र की सतह पर जल की लहरों की भांति विवर्ण चिन्ह बन जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मोल्डिंग कहलाते हैं। अगला है हमारा, नमी, ताप एवं दाब द्वारा ऊनी रेशों को आपस में उलझाकर जमाना क्या कहलाता है? नमदा कहलाता है। अगला है हमारा, रेशों के भौतिक गुणों के संबंध में क्या सही नहीं है? मतलब जो रेशे के भौतिक गुण होते हैं उसमें से क्या सही नहीं होता कि उसमें पर्याप्त नमी जो है उसके लिए वो सही नहीं होता है। अगला है हमारा, मानव निर्मित रेशे को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? जो मानव निर्मित रेशे होते हैं, जैसे जिसमें अभी मैंने क्वेश्चन ऊपर करवाया था कि लकड़ी की लुगदी जिसमें रहते हैं, बांस की लुगदी जिसमें रहती है, लकड़ी का बुरादा रहता है, कपास के बचे हुए रेशे, तो इन सब से जो मानव निर्मित रेशे को जो सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? रेयॉन कहा जाता है। अगला है हमारा, टो से क्या तात्पर्य है? मतलब जो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, टो किसे कहा जाता है? तो टो से क्या तात्पर्य है? छोटे आकार के लिनन के रेशे को क्या कहा जाता है? टो कहा जाता है। अगला है, वो कौन सा रेशा है जो 445 या 445 फ़ारेनहाइट पर चिपक जाते हैं या उच्च तापक्रम पर पूर्णतः पिघल जाते हैं? वो कौन से रेशे होते हैं? एक्रिलिक रेशे होते हैं। अगला है हमारा, कौन सा रेशा प्लास्टिक की भांति दिखाई देता है? वो कौन सा रेशा है जो प्लास्टिक की भांति दिखाई देता है? तो सरन रेशा ऐसा है जो प्लास्टिक की भांति दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है ये तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में आगे। बाय बाय।